रोने लगी, सारों कतार रोने लगी, चीख चीख के रोने लगी। पिछले कुछ दिनों में उन सब के साथ जो हुआ था वो शायद उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था, इमेजिन भी नहीं किया था। स्वागत है आपका फिर से एक बार द डर डायरीज के एक और एपिसोड में, मेरे यानी अहमद फराज के साथ। आज आप नोट कर रहे होंगे हमारा सेटअप थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये एपिसोड हम कर रहे हैं उत्तराखंड की पहाड़ियों से। इस वक्त हम हैं उत्तराखंड के पनगोट इलाके में, और मैं इस रिजॉर्ट के मालिकों का और मैनेजमेंट का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें शूट के लिए लोकेशन दी। आज की कहानी भी उत्तराखंड से ही है। आज की कहानी है पायल और उसके दोस्तों की। सन 2005 पायल एक बहुत प्रेस्टिजियस मीडिया फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेती है। पायल ग्रेजुएशन कर चुकी है जर्नलिज्म में, और पोस्ट ग्रेजुएशन में वो मीडिया फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेती है। एक बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पर एडमिशन आसानी से नहीं मिलता। और क्योंकि पायल जर्नलिज्म से आई थी, तो पायल इंस्टेंटली एडमिशन के कुछ टाइम बाद ही अपनी टीचर्स की नज़र में आती है एज अ गुड स्टूडेंट, बिकॉज उसके जर्नलिज्म की डेज की वजह से वहाँ पर वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पा रही है। उसकी स्क्रिप्ट लिखना, उसका कंटेंट, उसका आइडियाज़ सबको बहुत पसंद आते हैं। इसी बीच पायल कुछ दोस्त बनाती है, जिसमें से एक ख़ास दोस्त है शेखर और पायल में कुछ नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, क्योंकि दोनों का माइंडसेट और दोनों की एम्बिशियस होना और दोनों का काम करने का तरीका बहुत सिमिलर है। तो दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और दोनों डेट करना शुरू कर देते हैं। इस कॉलेज की एक खास बात है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तकरीबन नवंबर दिसंबर में, ये कॉलेज एक आउटडोर एक्सकर्जन पे लेकर जाता है अपने स्टूडेंट्स को। वहाँ पर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देने के लिए वहाँ पर फिल्म मेकिंग कराते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स देते हैं, और जब वो प्रोजेक्ट सबमिट होते हैं तो उन प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे ही स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलते हैं। यहाँ तक कि उनमें से बेस्ट फिल्म मेकिंग जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कॉलेज खुद आगे बड़े प्रेस्टिजियस अवार्ड्स में सबमिट करता है। तो पायल और शेखर और उसके सारे दोस्तों के लिए ये प्रोजेक्ट एक्सकर्जन बहुत ज़रूरी था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनकी ज़िंदगी इस एक्सकर्जन के बाद किस तरीके से बदलने वाली है। कई महीने अब कोर्स को हो चुके थे, और फाइनली वो टाइम आ गया था जब कॉलेज को उस एक्सकर्जन पे अपने स्टूडेंट्स को लेके जाना था। इस बैच में कुल 70 स्टूडेंट्स थे, और 70 के 70 को उन्होंने डिसाइड किया कि उत्तराखंड के एक ऐसे सिटी में लेके जाएंगे जो अपने ही आप में काफ़ी फेमस है फॉर स्पिरिचुअलिटी, फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स और राफ्टिंग। वहाँ पर एक दिन तय हुआ कि उस दिन 3 बसेस दिल्ली से भर के उस इलाके तक जाएंगी, और वहाँ पर स्टूडेंट्स को 7 दिन मिलेंगे अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए। फाइनली वो दिन आ गया था जब 3 बसेस दिल्ली से चलकर उस सिटी तक पहुंच गई थीं, जहां उन स्टूडेंट्स को अपने प्रोजेक्ट करने थे। जब वो बसेस अपने डेस्टिनेशन पर पहुंची और स्टूडेंट्स बस से उतरे, तो अपनी अकोमोडेशन को देखकर थोड़ा सा हैरान भी हुए थे, और थोड़ा सा एक सैडनेस भी आ गई थी, क्योंकि कोई होटल नहीं था। वो एक गवर्नमेंट पुराना स्कूल था, जिसको शायद अब एक छोटे मेकशिफ्ट होटल में कन्वर्ट कर दिया गया था, और स्टूडेंट्स को उन्हीं क्लासरूम्स में बनी डॉर्मेट्रीज में रहना था अगले 7 दिन तक। उन डॉर्मेट्रीज का हाल वैसे भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था। एक डॉर्मेट्री में 5 से 6 बच्चों को रहने की इजाज़त थी, और बॉयज़ और गर्ल्स का बिल्कुल सेक्शन अलग कर दिया गया था। इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए 70 स्टूडेंट्स को 10 ग्रुप में बांटा गया था, यानी कि एक ग्रुप में 7 बच्चे। और कॉलेज वालों ने इस चीज़ की इजाज़त दी थी कि स्टूडेंट्स अपने ग्रुप खुद चुन सकते हैं, बिकॉज कंपैटिबिलिटी भी ज़रूरी है सब में। तो पायल और शेखर ने अपने ही क्लोज फ्रेंड्स को अपने ग्रुप में चुन लिया था। पायल और शेखर के अलावा 5 लोग और थे, रितेश, पवन, रागिनी, एकता और ओम प्रकाश। हर कोई अपने अपने काम में माहिर था, और हर किसी की अपनी अपनी एक्सपर्टीज थी। तो कहीं ना कहीं इस ग्रुप को ऐसा भी समझा जा रहा था कि ये टॉप ग्रुप निकल के आएगा, और इसी के चलते इस ग्रुप पर एक प्रेशर भी था बेस्ट ऑफ द काम करके देने का।
कॉलेज ने इन 7 दिनों में 3 प्रोजेक्ट करने का इनको काम दिया था, जिसमें एक थी डॉक्यूमेंट्री, एक था म्यूजिक वीडियो और एक थी शॉर्ट फिल्म। ये तीनों के तीनों हर ग्रुप को इन्हीं 7 दिन में शूट करने थे, इन्हीं 7 दिन में जगहें ढूंढनी थी, इन्हीं 7 दिन में इनको सारे काम करने थे अदर देन एडिटिंग। सिर्फ एडिटिंग ऐसी थी जो उनको अलाउड था कि वापस कॉलेज जाके वो कर सकें और फाइनल सबमिशन कर सकें। और क्योंकि हर स्टूडेंट का ख्वाब ये होता है कि उसकी बनाई हुई फिल्म या उसका बनाया हुआ म्यूजिक वीडियो या उसकी बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री बड़े अवार्ड्स में सबमिट हो, वहां पर उसका नाम हो, तो हर स्टूडेंट अपना 100% देने के लिए तैयार था। इस प्रोजेक्ट को करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था, जिसमें पहला प्रोसेस था 3 प्रोजेक्ट की डिटेल लिख के मैनेजमेंट और डीन को सबमिट करें। जब वो अप्रूवल आ जाए तो उसके अगले 6 डेज में उनको सारा शूट और अथॉरिटी से परमिशन और वो सब करना है। पायल बहुत कॉन्फिडेंट थी, और पायल क्योंकि टीचर्स की फेवरेट स्टूडेंट भी थी, तो अपने ग्रुप से डिस्कशन करके उन सब ने हॉरर जॉनर को चुना कि तीनों चीजें हॉरर जॉनर में ही बनाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे के सारे हॉरर जॉनर के एंथुसियास्ट भी थे। तो म्यूजिक वीडियो भी हॉरर में बनेगा, डॉक्यूमेंट्री भी और शॉर्ट फिल्म भी। जब इन तीनों की डिटेल सबमिट करने का टाइम आया तो सबने ब्रेनस्टॉर्म करके इन तीनों का नाम रखा। म्यूजिक वीडियो का नाम रखा गया रूह, डॉक्यूमेंट्री का नाम रखा गया अ डे इन द लाइफ ऑफ अघोरी साधु, और शॉर्ट फिल्म का नाम रखा गया मुखौटा। ये तीनों हॉरर जॉनर में थी। डिटेल सबमिट हो गई और पायल कॉन्फिडेंट थी कि उसको अप्रूवल जल्दी मिल जाएगा, तो इसीलिए उन्होंने बैकएंड का काम, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले का शुरू कर दिया था। और वही हुआ। मैनेजमेंट ने जब आइडियाज देखे और सुने तो उनको बड़े पसंद आए और उन्होंने फौरन अप्रूवल दे दिया। अब बारी थी नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप था इन जगहों की रेकी, क्योंकि सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट था कि हॉरर जॉनर के लिए ऐसी जगहें ढूंढी जाएं जो उस एनवायरनमेंट को, उस एम्बियंस को क्रिएट कर सकें जिससे हॉरर निकल के आए हर एक प्रोजेक्ट में। और उसी के चलते उनको डॉक्यूमेंट्री के लिए भी एक शमशान में बैठकर एक अघोरी साधु का इंटरव्यू भी करना था, और रूह और मुखौटा के लिए उनको वो जगह ढूंढनी थी जहां पर वो शूट कर सकें। अगले 6 दिन इन 7 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि अगले 7 दिन इनकी जिंदगी के सबसे डरावने दिन होने वाले थे। फिर आता है दूसरा दिन। दूसरे दिन में क्या क्या प्लानिंग होनी है, कैसे कैसे प्लानिंग होनी है, सुबह का वक्त सारा का सारा उसमें जाता है। अब इन 7 के 7 में कौन क्या कर रहा है मैं आपको वो भी बताता चलता हूं। पायल जो है, क्योंकि ग्रुप लीडर है, तो वो स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले और ओवरऑल सारा प्रोडक्शन वो देख रही है। शेखर जो है वो म्यूजिक वीडियो डायरेक्ट करेगा, रितेश जो है वो शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट करेगा, और पवन जो है वो डॉक्यूमेंट्री डायरेक्ट करेगा। ओम प्रकाश जो है वो कॉमन डीओपी हैं, वीडियोग्राफर जो कैमरा पे रहेंगे। रागिनी जो है वो एक्टर भी है और पायल को असिस्ट करती है प्रोडक्शन में, और एकता डॉक्यूमेंट्री की प्रेजेंटर है और एक्टर है। इस तरह से रोल्स डिवाइडेड है। प्लानिंग के बाद ये डिसाइड हुआ कि शाम को तकरीबन 4 बजे के आसपास पायल और शेखर जाएंगे स्कूल के पीछे वाले जंगल में, जहां पर इनको म्यूजिक वीडियो शूट करना है, और कुछ लोग जाएंगे शमशान पासी में, जहां पर वो अघोरी साधु से बात करके रखेंगे ताकि वो लेटर उनका इंटरव्यू ले सकें डॉक्यूमेंट्री के लिए। मैं आपको थोड़ा स्कूल का स्ट्रक्चर बता देता हूं। स्कूल एक पुराना गवर्नमेंट स्कूल है, जिसका सिर्फ 1/3 हिस्सा इस एक्सकर्जन के लिए खोला गया है। बाकी सारा का सारा हिस्सा मैनेजमेंट ने बंद कर रखा है, और सिर्फ बंद नहीं कर रखा, सबको हिदायत दे रखी है कि वो उस एरिया में ना तो कोई कदम रखेगा और ना ही जाने की कोशिश करेगा। स्कूल की बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल एक जंगल से लगी हुई है। जहां स्कूल के पीछे एक लोहे का गेट है, उसको पार करते हैं तो एक ट्यूबवेल है एक छोटे से एरिया में, जहां पर ज़्यादा घना जंगल नहीं है, वो काफ़ी बड़ा एरिया है जहां पर लोग ट्यूबवेल में पानी भरने आते हैं या वहां से क्रॉस करते हैं, जो भी है। उसके बाद फिर घना जंगल शुरू होता है, और घने जंगल में जाने की स्टूडेंट्स में से किसी को भी इजाज़त नहीं थी। डिसाइड ये हुआ था कि जो ये ट्यूबवेल वाला एरिया है, यहाँ पर म्यूज़िक वीडियो शूट किया जाएगा। तो पायल और शेखर दोनों स्कूल की बिल्डिंग से निकलकर उस एरिया की तरफ
बढ़े। वो अपना गेट क्रॉस करके जैसे ही ट्यूबवेल की तरफ बढ़े और ट्यूबवेल से आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि एक गार्ड जो है वो ट्यूबवेल पे पानी भर रहा है। उस गार्ड ने उन दोनों को देखा तो देखते ही रोक लिया। अरे आप दोनों कहां जा रहे हो उधर? ये दोनों थोड़े से अटपटे से हो गए कि गार्ड क्यों हमसे पूछ रहा है, हमें तो मैनेजमेंट में इजाजत दी है, तो हम क्यों किसी की और की सुने। तो पायल और शेखर थोड़े से रूड भी हो गए उस गार्ड से। शेखर रूडली बोला, अरे अंकल हम शूट करने आए हैं, ये यहाँ जो लोग रुके हैं उनके साथ, हमें शूट करने जाना है, उसी के लिए जा रहे हैं। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन ज़्यादा अंधेरा होने तक वहाँ रुकना नहीं, जल्दी आ जाना। वो मेरा मतलब है जानवर वगैरह आ जाते हैं ना, इसलिए। अरे हाँ अंकल आ जाएंगे, हमें कौन सा वहाँ रात बितानी है। ये कहकर पायल और शेखर दोनों थोड़ा आगे बढ़ गए। उनका आइडिया ये था कि म्यूज़िक वीडियो जो उनका डिसाइड हुआ था, जो कहानी म्यूज़िक वीडियो की डिसाइड हुई थी, वो ये कि एक भूत प्रेत आत्मा है एक, जो शायद अनटाइमली डेथ हो गई है उसकी, वो स्कूल प्रेमिस में और जंगल में घूमती है एक लालटेन लेकर। कहानी इन्होंने इस तरह से बनाई थी कि एक बेवक्त बहुत मौत हुई है, अपने लवर को ढूंढने के लिए वो वापस आई है और उसको ढूंढती हुई वो वहाँ से गुजर रही है। तो कुछ शॉट उनके स्कूल प्रेमिस में भी होने थे और कुछ शॉट यहाँ जंगल में होने थे। और इसमें एक्ट करना था रागिनी को, जो एक वाइट साड़ी पहन के लालटेन पकड़ के इन सब एरिया में घूमेगी। यहाँ पर ये सारे शॉट्स लिस्ट करने पहुँच गए। पायल अपने नोटबुक में सारा नोट करने लगी कि कौन सा शॉट कहाँ पे लिया जाएगा, रागिनी कहाँ से चल के आएगी, कहाँ जाएगी, वो सारा नोट करने लगा। और शेखर जो है वो शॉट्स को डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगा और अपने उस वक्त के नोकिया 6600 के छोटे वाले मोबाइल में थोड़े थोड़े क्लिक्स करने लगा, ताकि उसको ध्यान रहे कि उसने कौन से एरिया शॉर्ट लिस्ट किए हैं। इसी के चलते जब वो एक शॉट की तैयारी करने के लिए, देखने के लिए उल्टे पैर पीछे हो रहा था, तो अचानक उसका पैर किसी सॉफ्ट चीज पर पड़ा। वो एकदम से डगमगा गया। जब उसकी नजर उस सॉफ्ट चीज पर पड़ी तो उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख सुन के पायल भी उसके पास आ गई। उन्होंने हल्की सी शाम होती हुई लाइट में देखा तो ये देखा किसी की लाश पड़ी है। पहले देखा शायद किसी बच्चे की लाश है, तो उन्हें बहुत घबरा गए, 4 कदम पीछे हो गए। लेकिन जब गौर से मोबाइल की लाइट डालकर उस पर देखा तो वो एक बंदर की लाश थी। और घबराने की और डरावनी बात यह नहीं थी कि बंदर की लाश थी। ये एरिया जंगल का था, गार्ड ने बोला था कि यहां जानवर आ सकते हैं। ये बात घबराने की नहीं थी। घबराने की और डरावनी बात यह थी कि वो लाश बिना सर की थी। उसका सर कटा हुआ था और सर वहां पर आसपास कहीं नहीं था। सर काटा भी इस तरीके से गया था जैसे किसी ने बहुत शार्प तलवार या बड़ी सी कोई छुरी उससे काटा गया हो। और घबराने की उससे ज्यादा बात यह थी कि लाश बिल्कुल फ्रेश लग रही थी, क्योंकि जहां से गर्दन उसकी कटी थी वहां से इस वक्त भी खून बह रहा था। और खून अभी भी लिक्विड था, सॉलिड नहीं हुआ था जो कि जम जाता है। और ना ही लाश इतनी अकड़ी थी कि उसको देख के पता लगे कि बहुत वक्त हो चुका है। इन दोनों के मुंह से बहुत जोर से चीख निकली ये सुनकर, और दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर वहां से जाना ही मुनासिब समझा। दोनों वहां से चलते चले गए और ये डिसाइड किया कि सीधा जाकर अपने दोस्तों को इस इंसिडेंट के बारे में बताएंगे। लेकिन जैसे जैसे स्कूल की तरफ बढ़े वैसे वैसे शेखर के दिमाग में कुछ पलट गया। वो 1 मिनट पायल को रोककर बोला कि पायल, हम शायद कुछ ज्यादा सोच रहे हैं इसके बारे में। अगर हमने इस वक्त ये बता दिया तो हमारे प्रोजेक्ट के लिए ठीक नहीं होगा। हमें इस बात को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अभी हमें अघोरी साधु का इंटरव्यू करने भी जाना है। टीम डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी और सारा काम बिगड़ जाएगा। तो दोनों ने डिसाइड किया कि इस वक्त टीम को कुछ नहीं बताया जाएगा। वो वहां से निकले, सीधा स्कूल कैंटीन पहुंचे जहां उनकी टीम वेट कर रही थी। थोड़ा चाय वाय जो थी वो सारी टीम ने पी, लेकिन पायल और शेखर के दिमाग में वही मंजर घूम रहा था। तकरीबन 5, सवा 5 बजे के आसपास वो लोग वहां से निकलकर सीधा शमशान की तरफ चले गए। शमशान में अघोरी साधु जिससे बात करी थी उनका वेट कर रहे थे वहां पर एकता ने माइक लेकर इंटरव्यू लेना शुरू किया। ओम प्रकाश अपने सोनी के हैंडीकैम से शूट कर रहे हैं, बाकी लोग खड़े हुए देख रहे हैं।
ये सारी टीम के लिए एक बहुत सरियल एक्सपीरियंस था। एक अघोरी साधु से लाइव इंटरव्यू शायद इनकी टीम में से किसी ने भी सोचा भी नहीं होगा। आखिर ये 22-23 साल के बच्चे थे, एक ऐसे शख्स से बात करे तो शायद बहुत ज्यादा नॉलेजेबल था अपनी फील्ड में। एक कैनिबल, एक अघोरी साधु, और जिस तरीके से वो बात कर रहा था वो सबके लिए बड़ा कैप्टिवेटिंग था। वो सब के बारे में ऐसी ऐसी चीजें बताते चले गए जो शायद इन लोगों ने आपस में भी कभी डिस्कस नहीं करी थी। तो वहां एकता ने उनसे कुछ सवाल पूछा कि बाबा, अगर आपके पास वाकई साइकिक पावर्स हैं तो आप प्रूव करके बताइए ताकि कैमरे में भी कैद हो। वो मुस्कुराए, उन्होंने सब की तरफ एक एक करके देखा और फिर उनकी आंखें ओम प्रकाश पे टिकी। ओम प्रकाश, जिसके हाथ में हैंडीकैम था, वो हैंडीकैम के व्यू फाइंडर में और स्क्रीन पर देख रहा था। वो डायरेक्टली अघोरी बाबा को नहीं देख रहा था, लेकिन अघोरी बाबा की आंखें सीधा ओम प्रकाश पर गईं और ओम प्रकाश से बोले, बेटा चिंता मत कर, तेरी मां अब सही जगह पर है। बहुत परेशान थी इससे पहले, चिंता मत करना। ये जैसे ही अघोरी साधु ने ओम प्रकाश से बोला, ओम प्रकाश के हाथ कांपने लगे। उसने पहली बार इस पूरे प्रोजेक्ट में नजर उठा के अघोरी बाबा को देखा। अघोरी बाबा ने उसको देखा, दोनों की नजरें मिली और शायद दोनों ने नजरों में एक दूसरे से कुछ बात करी। और उसने वहीं हैंडीकैम बंद करा और उल्टे पैर चल दिया। इंटरव्यू ओवर हो ही चुका था। सारे के सारे टीम मेंबर्स ओम प्रकाश के साथ चलते गए और ओम से पूछने लगे, ओम क्या बात हुई? उनका क्या मतलब था कि तेरी मां सही जगह पर है? क्या कहना चाहते थे बाबा? ओम प्रकाश कुछ नहीं बोल रहा था। सारे के सारे उसको प्रेशर दे रहे थे कि क्या बात है, क्यों, किस लिए ऐसा बोला। जैसे ही वो लोग उस जगह से बाहर आ गए शमशान से, तो ओम प्रकाश रुक गया। उसने सिगरेट निकाली, कांपते हाथों से सिगरेट चलाई और एक लंबा कश लिया और बोला, 2 साल पहले जब मैं दिल्ली में ग्रेजुएशन कर रहा था, मेरे गांव से मेरे पास फोन आया था। मेरी मां ने सुसाइड किया था। ये सुनकर सबकी आंखें फटी रह गईं और वो एकदम से 2 कदम पीछे हो गए ओम प्रकाश से। ये बात अघोरी साधु को कैसे पता? वो कैसे जानते थे कि इसकी मां ने सुसाइड किया है? और इसका क्या मतलब था ओम कि वो अब सही जगह है? एक्चुअली मेरी माँ को डिप्रेशन था, स्किज़ोफ्रेनिया की शिकार थी और कभी कभी बहुत अग्रेसिव हो जाती थी। बहुत टाइम से हमने उसका इलाज कराने की कोशिश करी पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। हम बहुत परेशान थे उसके लिए। शायद इसलिए बाबा ने ऐसा बोला कि जहां भी वो अब है वो अच्छी जगह पर है। अगले दिन सारी की सारी फुटेज जो डॉक्यूमेंट्री के लिए शूट की गई थी उसको कोलेट किया गया। उसकी प्लानिंग हुई कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, और यह डिसाइड हुआ कि उसी शाम को म्यूजिक वीडियो की सारी शूट कंप्लीट की जाएगी। अब क्योंकि थीम हॉरर थी तो ऑब्वियसली म्यूजिक वीडियो को उनको शाम को ही शूट करना था, अंधेरा होने के बाद। तो ये डिसाइड हुआ कि तकरीबन 7 बजे के आसपास सारी टीम उस क्लियरिंग वेल वाले एरिया में जाएगी जहां पर स्कूल के पीछे ट्यूबवेल लगा हुआ है, जंगल से लगी हुई जगह, और वहां जाकर पूरा म्यूजिक वीडियो शूट होगा। म्यूजिक वीडियो के लिए क्योंकि रागनी एक्टर थी तो उसको शिफॉन की साड़ी वगैरह का इंतजाम किया गया और ये डिसाइड हुआ कि सारी की सारी शूट एक ही रात में कंप्लीट कर लेंगे। शूट शुरू होनी थी 7 बजे, लेकिन शूट शुरू होते 8 ऑलरेडी बज गए थे। 8 बजे जब सारी की सारी टीम वहां पहुंची और शूट करना शुरू किया तो शूट के तकरीबन 1-1.5 घंटे के अंदर ही प्रोडक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी, जैसे कि बैटरीज का अचानक से एकदम से ड्रेन आउट हो जाना। हालांकि एकता और पायल स्पेयर बैटरीज, लाइट की, कैमरा की, सबकी केयर कैरी कर रहे थे, पर उनको ये समझ में आ गया था कि इतनी स्पेयर बैटरी होने के बावजूद वो शायद सारी की सारी शूट एक रात में फिनिश ना कर पाए और शायद उनको ये शूट अगले दिन रात को भी कंटिन्यू करनी पड़े। लेकिन जो शूट करनी थी वो तो करनी थी। अब शेखर का मानना यह था कि अगर ऐसा भी करना है तब भी उसको बेस्ट ऑफ द शॉट्स जितने मैक्सिमम हो सके उसी रात को निकालने हैं।
शेखर इस चीज़ को लेके काफ़ी पैशनेट था, उसका ड्रीम प्रोजेक्ट था और उसका नाम इससे अटैच था। उसको पता था कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है उसके करियर के लिए, इसलिए वो सारी की सारी चीज़ें परफेक्ट करना चाहता था, या टीम को शायद ऐसा लगता था। शूट शुरू हुए तकरीबन 2-2.5 घंटे गुजर चुके थे, काफ़ी शॉट्स निकल चुके थे, लेकिन शेखर अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। शेखर ने टीम को कन्विंस किया कि वो क्लियरिंग से निकलकर जंगल की तरफ जाएंगे। हालांकि टीम ने मना किया क्योंकि वहाँ जाना अलाउड नहीं था, लेकिन शेखर ने बोला किसको पता लग रहा है, जब प्रोजेक्ट ओवर हो जाएगा, अच्छा निकल के आएगा तो फिर कोई पूछने वाला नहीं है कि परमिशन है या नहीं है। तो टीम कन्विंस हो गई। वो थोड़ा जंगल में चले गए क्योंकि शेखर को पेड़ों के बीच के शॉट चाहिए थे, रागिनी का ऐसे वॉक करना लालटेन लेके, उस तरह के शॉट्स चाहिए थे। प्रॉब्लम ये थी कि इनके पास सिर्फ कुछ टॉर्च और कुछ शूट लाइट्स थी, और जंगल के अंदर जैसे 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 वह बढ़ रहे थे वैसे वैसे अंधेरा और ज़्यादा डार्क होता जा रहा था, क्योंकि उस दिन चांद नहीं था, वो एक अमावस्या की रात थी। तो मूनलाइट बिल्कुल ज़ीरो थी और जंगल की जो आवाज़ें हैं उन आवाज़ों ने पूरी टीम पर कहीं ना कहीं अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था, जिसमें कहीं किसी कीड़े की आवाज़ आ रही है, कहीं कोई जैकल पीछे हाउल कर रहा है, कहीं किसी और चीज़ की आवाज़ आ रही है, कहीं हवा के चलने से पत्तों के सरसराहट की आवाज़ आ रही है। ये सारी आवाज़ें जंगल की खामोशी में डरावनी लग रही थी। तो टीम थोड़ी डरी हुई भी थी और अनकंफर्टेबल भी हो रही थी, और इसीलिए शॉट्स के बीच बीच में सब शेखर को बोल रहे थे कि हमें शायद ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए। लेकिन शेखर पे जैसे एक अजीब सा कुछ भूत सवार था। उसको वो शॉट्स चाहिए थे। वो बार बार टीम को कन्विंस करे चला जा रहा था कि हमें और अंदर जाना चाहिए और आगे जाना चाहिए। क्योंकि वो डायरेक्टर था इस म्यूज़िक वीडियो का, तो सारी टीम को उसकी बात सुननी पड़ रही थी। धीरे 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 टीम अंदर जा रही थी। शॉट्स के बीच में पवन और रितेश ने जाके शेखर से बात भी करी थी कि यार रात बहुत ज़्यादा हो रही है, 10 ऑलमोस्ट बज चुके हैं, हमारे साथ लड़कियां भी हैं, हमें बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए, हमें जल्दी से शूट फिनिश करके वापस चले जाना चाहिए। लेकिन शेखर ने उनकी बात नहीं सुनी। पायल को लगा शायद पायल की बात तो वो सुनेगा, पायल से एक स्पेशल इक्वेशन है। तो बिटवीन एक शॉट पायल शेखर के पास गई, और क्योंकि सिर्फ पायल और शेखर ही जानते थे कि एक दिन पहले उनके साथ क्या हुआ था, तो पायल ने उस इंसिडेंट का हवाला देते हुए शेखर को बोला कि हमें और आगे नहीं जाना चाहिए, हमें यहीं से शूट ख़त्म करके निकल जाना चाहिए। तो शेखर ने बड़े रूडली उसको जवाब दिया, पायल यहाँ प्रोफेशनली बिहेव करो, ठीक है, यहाँ काम करने आए, यहाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है हम, और मैं डायरेक्टर हूँ इसका, ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो होगा, तुम प्रोडक्शन हैंडल कर रही हो तो प्रोडक्शन हैंडल करो, जाओ बैटरी चेंज करो। पायल सुन के काफ़ी हर्ट हो गई थी। शेखर ने इससे पहले कभी पायल से ऐसे बात नहीं करी थी, बड़ा अजीब था, लेकिन शायद उसके ऊपर प्रेशर था इस चीज़ को बेस्ट म्यूज़िक वीडियो बनाने का। तो पायल ने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया और वो अपने काम में लग गई। आखिरकार शूट करते करते उनको तकरीबन 10:30-11 बज चुके थे और बहुत ठंड लग रही थी सबको। शॉट्स के बीच में रागिनी को कंबल जैकेट भी उड़ाया जा रहा था, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो शिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी। अब आखिर में जाकर अंदर जाते जाते शेखर को अचानक एक पीपल का पेड़ नजर आया। तो शेखर ने बोला इसका शॉट तो उसको लेना ही लेना है, क्योंकि ये पहले रैकी में उसने देखा नहीं था। तो अब उसको शॉट लेने के लिए उसने डिसाइड किया कि रागिनी पीपल के पेड़ के पीछे से ऐसे इमर्ज होती हुई आगे चलती हुई आएगी, कैमरा लगा होगा, कैमरा उसके साथ पीछे 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 पैन आउट होगा, एक मार्क पे आकर रागिनी रुकेगी, लालटेन ऐसे उसके हाथ में होगी और वहां पर शॉट कट कर दिया जाएगा। वो आखिरी शॉट होगा, उसके बाद टीम वापस जाएगी। ये डिसाइड हुआ। ठीक है, रागिनी के साथ एकता, रागिनी के साथ पायल, रागिनी के साथ शेखर जाके पेड़ के पीछे वो स्पॉट देखा जहां रागिनी खड़ी होगी, और फिर सब अपनी अपनी जगह पर आ गए। कैमरे पे आ गए ओम प्रकाश, पीछे खड़े हो गए डायरेक्टर शेखर, बाकी टीम शूट लाइन से बाहर हो गई और शूट पे होने का बस शुरू होनी थी। रागिनी पेड़ के पीछे खड़े होकर शेखर के एक्शन बोलने का वेट करने लगी। लेकिन इससे पहले कि शेखर एक्शन बोलता, रागिनी के मुंह से इतनी भयानक चीख निकली कि सारे के सारे डर गए। वो चीख ऐसी थी कि उसने पूरे जंगल को गूंजा दिया था। सारे के सारे उसका चीख सुन के उसकी तरफ भागे।
बहुत पास नहीं था पेड़, लेकिन बहुत दूर भी नहीं था। लेकिन भागते भागते ऐसा लग रहा था कि बहुत दूर है, जल्दी से बस पहुंच जाएं और देखें क्या हुआ है। सबसे पहले पवन पहुंचा तो उसने देखा कि रागिनी पेड़ की तरफ मुंह करके और चीख रही है। पवन पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। उसने पहले रागिनी पे टॉर्च डाली, फिर रागिनी को बोला क्या हुआ। फिर रागिनी ने किसी चीज पे पॉइंट आउट किया तो उसकी उंगली, जैसे ही उसने उंगली जहां पॉइंट आउट करी थी वहां पेड़ की तरफ डाला, कोई चीज आके पवन पर एकदम से गिरी। जैसे ही वो गिरी, पवन नीचे गिरा। पवन और जोर से चीखा, चिल्लाया। पवन ने वो चीज अपने हाथ से, अपने ऊपर से हटाई। सारे के सारे वहां पहुंचे। पवन के हाथ से जो टॉर्च गिरी थी वो उठाई गई, पवन पे डाली। पवन एकदम से चीखता हुआ उठा। फिर टॉर्च डाल के जब देखा कि पवन पे क्या गिरा था, तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि पवन के ऊपर गिरी थी एक और बंदर की सरकटी लाश। लेकिन इस बार खास बात यह थी कि बंदर का कटा हुआ सर बंदर के पेट पर किसी ने टांकों से सी रखा था। वो सर बंदर पे अटैच हुआ था। वो पूरी की पूरी लाश पवन पर गिरी थी। ये सारे के सारे ये सब देखकर वो ऊपर एक रस्सी भी लटक रही थी, जिससे शायद बंदर उस वक्त हैंग हुआ था। वो टूटी हुई रस्सी ऐसे डैंगल कर रही थी। ये सब देखा है सबने और एक दूसरे की तरफ देखा और वहां से सिर्फ भागना ही सही समझा। इतनी तेज वहां से भागे हैं, अपना सांस रोककर, अपनी सारी चीजें रोककर, कि उनको यह भी ध्यान नहीं रहा कि वो पीछे एक आध लाइट और ट्राइपॉड छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन उस वक्त उनकी जान से ज्यादा कोई चीज कीमती नहीं थी। भागते 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 सारे के सारे फाइनली वो क्लियरिंग के एरिया पे जाकर पहुंचे, जहां ट्यूबवेल लगा हुआ था। उनको स्कूल की येलो भीली सी लाइट नजर आ रही थी। वहां आकर थोड़ा सांस लिया एक दूसरे को देखकर। सब हैरान थे कि ये क्या, किस तरीके की चीज थी। यहां पर किसी ने बंदर का सर काट के उसके यहां लगा रखा था। क्या किसी किस्म का रिचुअल है जो यहां पर किया जा रहा था? क्योंकि ऐसा कोई आम इंसान तो नहीं करता। इंसान क्या, ये ऐसा तो कोई और नहीं कर सकता। अभी भी ये टीम ये नहीं जानती थी कि एक रात पहले शेखर और पायल के साथ क्या हुआ था, और इसीलिए शेखर और पायल एक दूसरे को सिर्फ डरावनी नजरों से देखे जा रहे थे। दोनों को यह नहीं समझ में आ रहा था कि इस वक्त क्या किया जाए। उस वक्त ये डिसाइड हुआ कि सारे के सारे मिलकर डीन मिस्टर भार्गव के पास जाएंगे। मिस्टर भार्गव की रेपुटेशन कुछ बहुत सही नहीं थी। वो बहुत सख्त किस्म के डीन थे और आए दिन लोगों के प्रोजेक्ट कैंसिल करते रहते थे। सारे के सारे फिर भी उनके कमरे के बाहर पहुंचे। देखा कि कमरे की लाइट बंद है, इसका मतलब मिस्टर भार्गव सो चुके हैं। पवन और रागिनी, जिनके साथ ये हुआ था, दोनों उनके कमरे के बाहर रखी एक बेंच पर बैठे हैं। अपनी सांस वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका सांस फूल रहा है और अजीब से ट्रॉमा में हैं दोनों, क्योंकि फेस तो उन दोनों ने किया है। शेखर इस वक्त सबको कन्विंस करने में लगा हुआ है कि हमें ये बात डीन तक नहीं पहुंचानी चाहिए। बचा हुआ हिस्सा वो लोग कल रात शूट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये बात डीन तक पहुंच गई तो वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट म्यूजिक वीडियो का स्क्रैप कर सकता है। और अगर ये स्क्रैप कर दिया तो सिरे से कुछ और करना पड़ेगा, जिसका टाइम उनके पास है नहीं। तो शेखर उस वक्त सबको कन्विंस करने में कामयाब हो जाता है कि ये बात उन सातों के बीच में ही रहेगी, डीन या किसी और तक नहीं पहुंचेगी। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। हालांकि इस वक्त सब पर एक ट्रॉमा सा आ गया था, जो इंसिडेंट उनके साथ एक रात पहले हुआ है। लेकिन काम शायद करना था, क्योंकि प्रोजेक्ट सबमिट भी करने थे और मार्क्स भी ज़रूरी थे और करियर भी था। इसीलिए सारे के सारे सबने डिसाइड किया कि उनका जो वर्किंग रूम है उसमें इकट्ठा होकर अगले दिन की प्लानिंग करेंगे। रागिनी और पवन अभी भी बीमार से थे, तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस वक्त एक्सक्यूज कर लिया अपने आप को कि हम बाद में मिलेंगे, तुम लोग अपना शुरू करो। सारे के सारे वर्किंग रूम में इकट्ठा हुए। डिसाइड ये हुआ कि भाई अब जो है म्यूज़िक वीडियो के लिए कुछ बी रोल्स लिए जाएंगे जो रिवर की साइड होंगे, कुछ जो है एक बाकी लोग शॉर्ट फिल्म पे काम करेंगे, स्क्रिप्टिंग पे काम करेंगे, ये सब चीज़ें प्लानिंग होगी। इसी बीच पायल ने डिसाइड किया कि वो शेखर के साथ थोड़ा टाइम बिताएगी। उसको कुछ दिन से शेखर काफ़ी परेशान दिख रहा था
उसको लगा शेखर के साथ थोड़ा टाइम बिताएगी, उससे बातें करेगी, उसके साथ एक वॉक करेगी तो शायद वो बेहतर फील करे। तो शेखर से उसने बात करी और दोनों ने स्कूल के ऑडिटोरियम के बाहर मिलने का फैसला किया। सर रात को डिनर के बाद तकरीबन 10 सवा 10 बजे के आसपास सारा दिन गुजर गया, डिनर हो गया, सब अपने अपने रूम में चले गए और पायल ठीक 10:15 बजे ऑडिटोरियम के बाहर उसका इंतज़ार करने लगी। लेकिन शेखर नहीं आया। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए। इस बीच उसने कॉल भी बहुत सारी करी, लेकिन शेखर ने फ़ोन नहीं उठाया। वो बहुत देर तक उसका इंतज़ार करने के बाद सीधा उसके डॉर्म रूम में गई। खटखटाया तो अंदर से रितेश ने दरवाज़ा खोला। तो ये पता लगा कि शेखर तो है ही नहीं कमरे में। उसका फ़ोन कमरे में रखा हुआ है, लेकिन शेखर कहीं नहीं है। तो रितेश से उसने हेल्प मांगी कि यार थोड़ा ढूंढने में मदद करो, शेखर पता नहीं कहाँ है। तो रितेश फौरन राजी हो गया। पीछे ओम प्रकाश भी इनकी बातें सुन रहा था। तो ओम प्रकाश ने बोला मैं भी चलता हूं। तो तीनों के तीनों, पायल, ओम प्रकाश और रितेश, शेखर को ढूंढने निकल गए। उन्होंने स्कूल का एक एक चप्पा छान मारा, सारे क्लासरूम्स, सारे एम्प्टी जगहें, सारे जगह पर जहां पर वो हो सकता था, ऑडिटोरियम, सब जगह छान मारा, एंड टू एंड सब देखा, लेकिन शेखर कहीं नहीं मिला। फिर रितेश ने डरते डरते पायल से एक बात बोली कि कहीं शेखर वहीं तो नहीं चला गया जहां वो लोग एक रात पहले गए थे, उसी पीपल के पेड़ के पास। हालांकि पायल को इंटरनली लग रहा था ये सच हो सकता है, लेकिन वो मानना नहीं चाहती थी कि शेखर ऐसा कर सकता है। तो उसने डिनाई भी किया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन रितेश ने जोर दिया कि उन्हें वहां पर ढूंढना जरूर चाहिए। तो डरते डरते ही सही तीनों राजी हो गए कि उनको शेखर को वहां ढूंढने जाना है। रितेश वापस डॉर्म रूम में गया। उसने बोला कि तुम लोग मुझे बैक गेट पे मिलो, मैं बड़ी वाली टॉर्च लेके आता हूँ। वो डॉर्म रूम जाके बड़ी वाली टॉर्च लेके सीधा उन लोगों को बैक गेट पे मिला। तीनों डरते डरते वो क्लियरिंग वाले एरिया में एंटर हुए। ट्यूबवेल पार करते करते आहिस्ता आहिस्ता जंगल में पहुंचे। जंगल में पहुंचने के बाद टॉर्च इधर उधर डालते डालते तीनों बारी बारी शेखर का नाम पुकार रहे हैं। बहुत तेज नहीं, आहिस्ता से, पर नाम पुकार रहे हैं। लेकिन शेखर का कोई अता पता नहीं है। वो आहिस्ता आहिस्ता उस पीपल के पेड़ की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है, डर रहे हैं, कांप रहे हैं, लेकिन शेखर को ढूंढना भी जरूरी है। टॉर्च डालते डालते धीरे धीरे उसका नाम पुकारते पुकारते कि अचानक उसकी टॉर्च उसी पीपल के पेड़ के पड़ती है। तो रितेश देखता है कि शेखर पीपल के पेड़ के पास खड़ा हुआ है, बिल्कुल बिना किसी हरकत के। तो रितेश दूर से ही उसका नाम पुकारता है, शेखर यहां क्या कर रहा है भाई? कोई जवाब नहीं आता। वो तीनों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब पायल पुकारती है, शेखर तुम यहां क्या कर रहे हो? शेखर। कोई जवाब नहीं है। तीनों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि शेखर सिर्फ सीधा नहीं खड़ा है, वो ऐसे टू एंड फ्रो ऐसे मूव कर रहा है। जब वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं आवाज़ देते देते, तो उनको ध्यान से देखने पर पता लगता है कि शेखर अपना सर पीपल के पेड़ की बार्क पर ऐसे मार रहा है। शेखर, शेखर क्या कर रहा है तू? रितेश बोलता है। पायल भागती हुई उसकी तरफ जाती है, शेखर क्या कर रहे हो? लेकिन शेखर जैसे एक ट्रांस मोड में है। आगे आधी आंखें खुली हुई हैं, आधी बंद हैं। अजीब से नींद में भी है, लेकिन शायद नींद में नहीं भी है। अजीब से मोड में है और वो ऐसे जोर से अपना सर पेड़ पर देके मार रहा है। तो पायल उसके कंधे में बड़े प्यार से हाथ रखती है और बोलती है, शेखर। तो एकदम से वो उठता है, हाँ हाँ ऐसे करके चारों तरफ देखता है। वो हैरान हो जाता है कि वो जंगल में पीपल के पेड़ के पास और उसके दोस्त वहां पर क्या कर रहे हैं। फिर उसको दर्द होता है। वो ऐसे माथे पे हाथ फेरता है तो देखता है उसके माथे से खून आ रहा है। खून देख के शायद जैसे वो एकदम सुन्न हो जाता है, एकदम सुन्न, बिल्कुल जैसे नम। उस वक्त ओम प्रकाश के मोबाइल में हल्के हल्के सिग्नल आ रहे थे। उसने फौरन अपने एक प्रोफेसर को फ़ोन किया, मिस्टर आशुतोष सर को बोला, सर आप प्लीज़ हमें स्कूल के बैक गेट पे मिलिए, शेखर के साथ कुछ हो गया, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। ओम प्रकाश, रितेश और पायल किसी तरह से शेखर को संभालते हुए किसी तरह से चल के वो स्कूल के बैक गेट पे पहुंचते हैं। वहाँ आशुतोष सर खड़े हुए हैं।
वो शेखर की हालत देखते हैं और बच्चों के चेहरे पे एकदम से डर देखते हैं, तो पूछते हैं क्या हुआ। तो पायल सब कुछ उनको बताती है। हालांकि आशुतोष सर को इनकी सारी बात पर यकीन नहीं आ रहा है, लेकिन इस वक्त जो इनकी हालत है, इस वक्त वो सिर्फ ये कहते हैं कि चलो पहले अंदर चलते हैं, उसके बाद बात करेंगे। अब आशुतोष सर सबको लेके उनके वर्किंग रूम में इकट्ठा है। पवन और एकता भी ज्वाइन कर लेते हैं जब उनको पता लगता है कि सारे यहाँ पे और शेखर के साथ ऐसा हुआ है, वो भी ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन रागिनी अभी भी अपने बिस्तर पे ही है। क्यों? क्योंकि रागिनी बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी है। रागिनी का फीवर इस वक्त 103, 104 हो रहा है। सबको पता है कि उसको बहुत तेज़ बुखार है, इसलिए उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे। और जो बात ये लोग नहीं जानते वो ये कि रागिनी को सिर्फ बुखार नहीं है, रागिनी को सपने आ रहे हैं, डरावने सपने में एक सरकटा बंदर उसका पीछा कर रहा है जंगल में, और वो सरकटा बंदर आदमी के साइज का है जो उसके पीछे भाग रहा है, और वो उससे बचने के लिए डरती हुई भागती चली जा रही है। और थोड़ी देर में उसकी आंख खुलती है, पसीने में थर हो जाती है, और फिर जब वो थोड़ी देर में सोने की कोशिश करती है, फिर उसको वो सपना आता है, फिर उसकी आंख खुलती है। इसलिए उसका बुखार बढ़ता चला जा रहा है। इधर बाकी 5 जो हैं आशुतोष सर के साथ एक कमरे में इकट्ठा होकर सारी बातें उनको बता रहे हैं। लेकिन आशुतोष सर को ये लग रहा है कि ये सारे के सारे बच्चे शायद ओवर ड्रामेटाइज कर रहे हैं चीज़ों को। शायद इनको एक्सटेंशन चाहिए अपनी डेट की, प्रोजेक्ट सबमिट करने की। लेकिन वो साफ बोल देते हैं कि यार देखो, ये सब बातें ना मुझे मत बताओ, प्रोजेक्ट तो सबमिट करना पड़ेगा आप लोगों को, डीन सर का ऑर्डर है, तो जो भी है जैसा भी है काम तो आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है, प्लीज़। ये कहकर वो सबको सोने भेज देते हैं। काम करना पड़ेगा। शेखर को रितेश और ओम प्रकाश उसके कमरे में ले जाते हैं। पायल अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। किसी तरह से पायल को नींद आती है, पर तकरीबन 3, साढ़े 3 बजे पायल का फ़ोन बजता है। पायल एकदम फ़ोन उठाती है तो उसकी एक और क्लासमेट जो दूसरे गर्ल्स रूम में है, अनुपमा, वहाँ से फ़ोन कर रही है, और वो अजीब सी घबराई हुई सी है। पायल जल्दी आ जा, रागिनी को कुछ हो गया, रागिनी को कुछ हो गया, रागिनी को कुछ हो गया, ये कह के अजीब से चिल्लाने लगी। उसको बैकग्राउंड में बाकी लड़कियों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। पायल बहुत घबरा जाती है, एकदम से फ़ोन रखती है और भागती है उनके कमरे की तरफ। कमरे का दरवाज़ा ऑलरेडी खुला हुआ है। कमरे में सारी लड़कियां रागिनी के बेड के आसपास इकट्ठा हैं। वो एकदम से भीड़ को चीरती हुई रागिनी के पास जा रही है। रागिनी इस वक्त अनकॉन्शियस है, अपने बिस्तर पे लेटी हुई है। पीछे अनुपमा खड़ी है जिसने उसको भी फ़ोन किया था। वो कहती है, पायल पता नहीं इसको क्या हो गया था, अभी अजीब सा दौरा पड़ रहा था इसको, एक तो बहुत तेज़ बुखार में ये लेटी हुई थी और इसको दौरा पड़ रहा है, इसकी आंखें ऊपर चढ़ रही हैं, ऐसे कांप रही थी, अजीब सा हो रहा था। पायल समझ जाती है कि इसकी बीमारी इस वक्त अब यहाँ ट्रीट नहीं हो सकती। वो फ़ौरन अपने प्रोफेसर्स को फ़ोन करती है, अपने सारे दोस्तों को फ़ोन करती है। सारे प्रोफेसर्स आते हैं और उसको हॉस्पिटल ले जाने का फ़ैसला करते हैं। रागिनी को उसी वक्त एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और रागिनी के पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म कर देते हैं कि अगले दिन जल्दी से जल्दी आके रागिनी को यहाँ से ले जाएं। ये ग्रुप, जिस ग्रुप को एक बहुत अच्छा ग्रुप, बहुत टॉप ग्रुप माना जा रहा था और ये बहुत शिद्दत से अपने प्रोजेक्ट सबमिट करने वाले थे, बिखर चुका था। सब के साथ कुछ अजीब सा हो रहा था। उस वक्त जाकर सब अपने अपने कमरे में शायद किसी तरह से रात बिताने की कोशिश करते हैं। अगले दिन ये प्लान था कि 3 लोग, क्योंकि अब 7 में से 6 बचे हैं, तो 3 लोग जाएंगे, जिसमें शेखर, पवन और एकता। ये जाएंगे वो बी-रोल्स लेने जो नदी के पास उनको लेने थे म्यूज़िक वीडियो के लिए, और पायल, रितेश और ओम प्रकाश के साथ मिलके शॉर्ट फिल्म का जो सेटअप स्कूल के अंदर ही करना था वो पूरा करेंगे, और उसी दिन ये दोनों चीज़ें निपटा देंगे, और ज़्यादा इनको काम नहीं खींचना था। तो 3 लोग उधर गए और 3 लोग ये तैयारी करने लगे। पायल उनके साथ मिलकर तैयारी कर ही रही है, सब कुछ चीज़ें चल रहा है कि अचानक पायल का फ़ोन फिर से बजता है। इस बार फ़ोन के उस साइड एकता है, ज़ारो कतार रो रही है, पायल पायल पायल, पवन पवन एक्सीडेंट, पवन एक्सीडेंट। बस इतना बोलना था कि पायल के हाथ से फ़ोन छूट जाता है। किसी तरह से रितेश शेखर को फ़ोन करता है। शेखर से पूछता है क्या हुआ, तो शेखर बताता है कि पवन का बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ है। उनको तीनों को वहाँ आने के लिए बोलता है, किसी तरह से उनको गाइड करता है कि कहाँ आना है। वो तीनों किसी तरह से सारे प्रोफेसर्स को इन्फॉर्म करके, जितने क्लासमेट्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं उनको इन्फॉर्म करके निकलते हैं वहाँ से, और स्पॉट पे पहुँचते हैं जहाँ पवन का एक्सीडेंट हुआ है। काफ़ी लोग ऑलरेडी इकट्ठा हो चुके हैं।
एम्बुलेंस भी आने वाली है, पुलिस ऑलरेडी पहुंच चुकी है। पवन ज़मीन पर लेटा हुआ है, उसके बगल में शेखर बैठा है जो बहुत पसीने में है और एक डर भरी आंखों से पवन को देखे चले जा रहा है। और दूसरी तरफ एकता बैठी है जो सिर्फ रो रही है ज़ारो कतार। एम्बुलेंस आती है, उसको स्ट्रेचर पे किसी तरह से लिटाया जाता है, उसको पट्टी की जाती है और उसको एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल ले जाते हैं। सारे प्रोफेसर्स भी आ चुके हैं, टीचर्स भी आ चुके हैं। सब कुछ व्हीकल्स पकड़ के, कुछ ऑटो, कुछ वो पकड़ के हॉस्पिटल पहुंचते हैं। बाकी बच्चों को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है जो पवन के क्लासमेट हैं, और सारे के सारे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। इमरजेंसी वार्ड में पवन का इलाज चल रहा है। सारे के सारे बच्चे बाहर बैठे हैं, बिल्कुल खामोश, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा। बस डॉक्टर का वेट है, वो आके बता दें कि पवन ठीक है। इमरजेंसी के एक डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि पवन को इंड्यूस कोमा में रखा गया है उसको स्टेबलाइज करने के लिए। उसके पैर में कई जगह पे फ्रैक्चर है और उसके सर में बहुत गहरी चोट आई है। हुआ ये था कि जब ये लोग तीनों बीरोल लेने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में रुक के शेखर और पवन ने डिसाइड किया कि वो सिगरेट पिएंगे। पवन रोड के उस पार पनवाड़ी था, वहां से सिगरेट लेके रोड क्रॉस कर रहा था। शायद ब्लाइंड टर्न था, पवन को नजर नहीं आया और कार ने बहुत बुरी तरह पवन को टक्कर मारी थी। पवन के पैर पे टक्कर लगी, पैर वहीं टूटा, थोड़ा सा जमीन से ऊंचा भी उछला, नीचे गिरा और सर जाके सीधा पत्थर पे लगा था। तो डॉक्टर ने जो बताया, उसके सर पे गहरी चोट थी जिसमें शायद ब्लीडिंग भी थी और पैर कई जगह से फ्रैक्चर था। पवन के पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था कि जल्दी से जल्दी ले आके उसको एम्बुलेंस में यहाँ से लेके दिल्ली चले जाएं क्योंकि शायद सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती थी। इधर डीन मिस्टर भार्गव ने यह सब सुनते ही वहीं के वहीं ये एक्सकर्शन, ये ट्रिप एंड कर दिया था और सारे बच्चों को अपना बैग पैक करने के लिए बोल दिया गया था कि होटल जाके बैग पैक करना है और अभी के अभी निकलना है। जैसे ही इन दोनों के पेरेंट्स आके इनको यहाँ से लेके जाएंगे, ये लोग यहाँ से निकल जाएंगे। कुछ घंटे बाद उन दोनों के पेरेंट्स आए, दोनों को अलग अलग एम्बुलेंस में रखा गया और दिल्ली के लिए ये लोग रवाना हुए। इधर 3 बसेस में बच्चे भर चुके थे, दिल्ली के लिए रवाना हो चुके थे। शेखर उस इंसिडेंट के बाद बिल्कुल खामोश हो गया था। ना तो उसने हॉस्पिटल में कोई बात करी, ना वापस होटल आके कोई बात करी, और अब बस में पायल उसके बगल में बैठी हुई है, उससे बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन शेखर ने एक लफ्ज नहीं बोला है पवन के एक्सीडेंट के बाद से। पवन को देखने के बाद जैसे शेखर एक ऐसी स्टेट में चला गया कि वो किसी से बात नहीं कर रहा। पूरा रास्ता उसने बस या तो सोते हुए बिताया या खिड़की के बाहर देखते हुए बिताया। पायल उससे पूछती रह गई, उससे बात करने की कोशिश करती रह गई, लेकिन उसने एक लफ्ज नहीं बोला। बसेस दिल्ली आ गईं, अपने अपने घर चले गए सब। उसके बाद 4 दिन तक पायल ने शेखर को कांटेक्ट करने की कोशिश करी, कई फोन किए, कई मैसेजेस ड्रॉप किए, लेकिन शेखर ने एक बार भी रिस्पॉन्स नहीं किया। वो रितेश के टच में थी पायल, रितेश और ओम प्रकाश से वो बाकी सारी खबरें ले रही थी। पवन की सर्जरी होनी थी, पवन की सर्जरी तय हुई थी दिल्ली में किसी हॉस्पिटल में, जहां उसकी ब्रेन में थोड़ी सी ब्लीडिंग हो गई थी, तो उसको वो सर्जरी करानी थी। इधर रागिनी पहले से बेहतर हो रही थी, तो ये सुनकर थोड़ा सा रिलीफ मिला था पायल को। लेकिन पायल इस वक्त शेखर के लिए परेशान थी। उसने रितेश से भी डिस्कस किया था। रितेश पायल के बाद सबसे करीब था शेखर के एज अ फ्रेंड, और उसके घर के भी बहुत करीब रहता था। कई दिन हो गए थे शेखर से कोई भी बात किए हुए। एक रात ऐसे ही रेगुलरली उसको कॉल करती रही, नहीं उठाया, मैसेज किया, नहीं रिप्लाई किया। थक हार के पायल सोने चली गई। तकरीबन 2-2:30 बजे के आसपास उसके फ़ोन में पिंग हुआ, देखा कि मैसेज आया। मैसेज पे नाम था शेखर का। उसने फटाफट पायल ने खोला, उस पर लिखा हुआ था आई एम सॉरी, रियली सॉरी। ये पढ़ के बहुत ज्यादा घबरा गई पायल। उसने फौरन शेखर को फोन किया, लेकिन शेखर ने फोन नहीं उठाया। बहुत फोन किए, लेकिन उसने एक फोन का भी रिप्लाई नहीं किया। मैसेज ड्रॉप करे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। उसने रितेश को फोन किया घबरा के, रितेश को सारा कुछ बताया, उसको बोला प्लीज जाके शेखर से मिल। रितेश उसी वक्त शेखर के घर के लिए निकल गया। पायल अपने हाथ में फोन लेके बैठी थी कि अभी रितेश का फोन आएगा और वो शेखर से बात करेगी, उसको डांटेगी कि ये क्या मैसेज है। रितेश का फोन आया, पायल ने फटाफट उठाया, लेकिन रितेश रो रहा था। पायल,
शेखर पायल, शेखर ने 8th फ्लोर से छलांग लगा दी पायल। ही इज नो मोर, ही इज नो मोर। शेखर ने अपने 8वें फ्लोर के घर की बालकनी से छलांग लगा दी थी। शेखर वॉज नो मोर। ये सुनकर पायल के हाथ से मोबाइल छूट गया। वो जाके बेड पे बैठ गई और रोने लगी, ज़ारो कतार रोने लगी, चीख चीख के रोने लगी। पिछले कुछ दिनों में उन सब के साथ जो हुआ था वो शायद उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था, इमेजिन भी नहीं किया था। एक दोस्त को खो चुके थे, दूसरे दोस्त की ब्रेन सर्जरी थी और एक और दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट थी। पवन को यह नहीं बताया गया कि शेखर के साथ क्या हुआ है। ये डिसाइड हुआ था कि जब पवन की सर्जरी हो जाएगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, घर आ जाएगा, तब उसको बताया जाएगा। मीनवाइल शेखर के अंतिम संस्कार पे सारे दोस्त मिले, सब इकट्ठे हुए, सिर्फ पवन नहीं था। रागिनी भी आई थी, पहले से बेहतर हो चुकी थी। इसी बीच पायल उसके कमरे में आई, शेखर के। इस कमरे में पहले भी आई थी वो एक आध बार। महसूस करने लगी उसकी चीज़ों को। फिर उसने उसके न जाने क्यों उसका जो कंप्यूटर टेबल पे कंप्यूटर रखा हुआ था उसको ऑन कर दिया। डेस्कटॉप पे फोल्डर था जिस पे लिखा हुआ था टू माई फ्रेंड्स। उसने जब वो फोल्डर खोला तो उसमें एक वीडियो फाइल थी। पायल का मन था वो वीडियो देखने का, लेकिन उस पे लिखा था टू ऑल माई फ्रेंड्स। तो जाहिर है ये वीडियो बनता है सबके साथ देखना। शेखर तो चला गया था, अब इंतज़ार था कि पवन बेहतर हो जाए तब ये वीडियो सबके साथ देखे। तो उसने पेन ड्राइव में कॉपी किया और अपने साथ ले गई। कुछ हफ्ते बाद जब पवन रिकवर हो गया और घर आ गया तो सब पवन के घर पे इकट्ठा हुए। वहाँ पर पायल ने सबको बताया कि उसको शेखर के कंप्यूटर से क्या मिला है। तो वहीं पवन के कंप्यूटर पे उन्होंने वो फाइल लगाई और सबने वो वीडियो देखा। वो वीडियो था शेखर का। शेखर ने खुद रिकॉर्ड किया था अपने वेबकैम पे, अपने दोस्तों से बात करते हुए। उसमें शेखर ने सिर्फ इतना बताया था कि जिस दिन से वो और पायल रेकी पे गए थे, उस दिन जब उसका पैर एक बंदर की लाश पर पड़ा था, शेखर बदल गया था। शेखर के अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज़ आ गई थी। वो आवाज़ उससे चीज़ें करवाने की कोशिश कर रही थी, जैसे कि जंगल में जितना अंदर जा सकते हो वो जाओ, जैसे कि उस रात नींद से उठ के पीपल के पेड़ की तरफ जाओ, जैसे कि जब वो शूट करने जा रहे हो तो पवन को सिगरेट लेने भेजो। ये सब वो आवाज़ उससे करवाने की कोशिश कर रही थी। वो आवाज़ उसके अंदर उसको और चीज़ें करने को उतारू हो रही थी, और चीज़ें करने में मजबूर करने की कोशिश कर रही थी। वो आवाज़ उसको कहती थी कि उसके दोस्तों को नुकसान पहुंचाए, लेकिन वो नहीं करना चाहता था। ये आवाज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि शेखर न सो पा रहा था, न खा पा रहा था, न सही से रह पा रहा था। शेखर को ये लगा कि बस इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है। वही तरीका उसने अपनाया। ये वीडियो तो एंड हो गया था, लेकिन ये वीडियो अपने साथ छोड़ गया था बहुत सारे सवाल। और आज भी उन सारे दोस्तों के मन में इतने सारे सवाल मौजूद हैं, शायद जिसका आंसर उनको कभी नहीं मिलेगा। आज भी वो 6 के 6 अपने अपने लाइंस में हैं। कभी कभी मिलते हैं शेखर को याद करने के लिए, लेकिन कई सारे क्वेश्चंस आज भी अनआंसर्ड हैं। ये थी पायल और उसके दोस्तों की कहानी। आप सुन रहे थे सिर्फ द डर डायरीज पर, मेरे यानी अहमद फराज के साथ। ये स्टोरी लिखी है हमारी टैलेंटेड राइटर मिस अनुश्री बासु ने, और सुना रहा था मैं यानी अहमद फराज। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, ये स्टोरी पसंद आई है, तो कमेंट करना ना भूलें। मैं हर कमेंट का पर्सनली रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं, और लाइक करना ना भूलें, और हाँ, वीडियो को हाइप जरूर करें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो हमारे ईमेल आईडी पर जरूर भेजें, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आप सुन रहे थे द डर डायरीज।